वेलकम टू काका क्लासेस। अब हम लोग आज जो टॉपिक डील करने वाले हैं वो करने वाले हैं नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर में बहुत सारी चीज आती हैं जिसमें अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी ये सब आते हैं। उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम्स है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज और ओजोन लेयर डिप्लीशन। इन सब चीज के बारे में एक साथ हम बात करेंगे। आपको पता है बहुत अच्छे से ये सब चीज के बारे में, लेकिन हम एक शॉर्ट ओवरव्यू रखेंगे ताकि आपको बेसिक चीज पता चल जाए और आप कुछ चीज नहीं जानते हैं वो भी आपके दिमाग में आ जाए। हो सकता है आप एक दो साल से नहीं पढ़े होंगे या फिर टच में नहीं होंगे, तो हम उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये सिलेबस का भी हिस्सा है, प्लस इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको और बच्चों को भी पढ़ाना होता है, बच्चे तो ये सब पढ़ते ही हैं, 5th तक पढ़ाते हैं बच्चे लोग को, ये सब आता है उनके उसमें टॉपिक में। तो हमको कैसे, अब हम इसमें नहीं जाएंगे कि कैसे डील करना है, कैसे डील करना है हम देख चुके हैं, थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे हम, लेकिन हम अभी पढ़ते जाएंगे उसके बारे में। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे, एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो हम लोग क्या क्या डील करेंगे आज हम लोग अर्थक्वेक और रिक्टर स्केल के बारे में डील करेंगे। ठीक है, अर्थक्वेक और रिक्टर स्केल के बारे में, भूकंप, फिर साइक्लोन के बारे में डिस्कस करेंगे, चक्रवात जिसको बोलते हैं हिंदी में। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सुनामी के बारे में, इसके बारे में, सुनामी के बारे में। फिर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करेंगे और कौन से गैसेस और क्या क्या चीज एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, वो बात करेंगे। और लास्ट में ग्रीन हाउस गैस, मतलब ये ग्रीन हाउस गैसेज और ये ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे, ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते जाते हैं इसको। पहला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, अर्थक्वेक, भूकंप। तो भूकंप है क्या, बेसिकली आप समझिए भूकंप क्या है। तो भूकंप अगर आप समझेंगे तो एक अर्थ का सरफेस का शेक करना, वही भूकंप है। आप खड़े हो, जमीन हिलने लग गया, भूकंप है वो। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि डीजे बज रहा है जमीन हिल रहा है मतलब भूकंप है, बस जमीन हिल गया बस। वो नेचुरली अगर हो रहा है तो ये तो क्या ह्यूमन मेड एफर्ट है, आप बेस बहुत बढ़ा दिए, जमीन थोड़ा सा वाइब्रेट करने लग गया, वो भूकंप है, वो भूकंप नहीं है। शेक हो रहा है अर्थ का सरफेस, किसके कारण, ये जो सडन रिलीज है अर्थ के लिथोस्फीयर के एनर्जी का, जो भूमंडल है, किसका, स्थल मंडल, ठीक है, जमीन वाला जो हिस्सा है, उसका जो एनर्जी है अचानक से उसके ऊर्जा से मुक्त होके या उसका ऊर्जा बाहर आके जो सरफेस को क्या करता है, हिलाता है, शेक करता है, वो जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप कहते हैं। ठीक है, ये सतह पे ही आता है। ठीक, अब ये जो है ये एक किसी पर्टिकुलर जगह से स्टार्ट होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर में ही आता है भूकंप, ऊपर वाला हिस्सा तो हिलता है लेकिन वो चालू एक पर्टिकुलर हिस्से से होता है। मतलब अगर मान लो कि ये ऐसे, ये जमीन का सतह है, मतलब सरफेस है, तो भूकंप जो है यहां पे कहीं पे ओरिजिनेट होगा, मतलब ये पत्थर टकराएंगे तो एक जगह कहीं पे वो चीज होगा, एक पॉइंट पे, और यहां जहां पे वो हुआ है टकराना, उसके कारण उसका जो वाइब्रेशन है वो यहां आपको फील होगा। वाइब्रेशन कहां फील होगा, ऊपर में, और ऊपर में वो वाइब्रेशन फील होगा तो फिर आप उसको अर्थक्वेक बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है जहां से वो स्टार्ट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस या हाइपोसेंटर। क्या बोलते हैं, फोकस या हाइपोसेंटर, जमीन के अंदर वाला हिस्सा जहां पे अर्थक्वेक चालू हुआ है। ठीक है, जहां पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है, जमीन के अंदर, मतलब अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर वाला हिस्सा, क्या बोलते हैं उसको, फोकस या फिर हाइपोसेंटर। ये जो हिस्सा है, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये इसको बोलेंगे हम लोग फोकस। क्या बोलेंगे इसको, फोकस। ठीक है, ठीक, ये आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं यहाँ पे, वैसे तो आपको समझ आ गया है लेकिन फिर भी ये कौन सा कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। ठीक, क्या कहलाएगा, फोकस। ठीक है, उसके बाद ये यहां पे फोकस है, ऊपर में क्या होगा, तो ऊपर में वो वाला हिस्सा होगा जहां पे आपका अर्थ शेक करेगा। तो ऊपर वाला हिस्सा जो है क्या कहलाता है, एपी सेंटर। क्या कहलाता है, एपी सेंटर, मतलब सरफेस का वो हिस्सा जो जस्ट फोकस के ऊपर रहता है। ये फोकस के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे, ये वाला हिस्सा जो क्या है, फोकस के जस्ट ऊपर में है, सरफेस वाला पार्ट, एपी सेंटर है वो। ठीक है,
ये एपिसेंटर हो गया। उसके बाद ये सिस्मिक वेव्स होते हैं। सिस्मिक वेव्स क्या होते हैं? तो जो वाइब्रेशन होता है ना, उससे जो वेव तरंग बनता है, तरंग मतलब वेव होता है, तो जो वेव्स बनते हैं वो सिस्मिक वेव होते हैं। अब ये जो सिस्मिक वेव है ना, अगर आप समझेंगे तो ये सिस्मिक वेव जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी, इसी को देखो यहाँ पे लिखा है, ये एस वेव्स प्राइमरी और पी वेव्स प्राइमरी, एस वेव्स सेकेंडरी। ठीक है। अब ये जो प्राइमरी वेव्स हैं, प्राइमरी वेव्स जो है, ये प्राइमरी वेव्स क्या है? तो ये प्राइमरी वेव्स को देखिए, ये प्राइमरी वेव्स क्या है? ये प्राइमरी वेव्स मतलब आपका वो वेव्स जो अर्थ के इनसाइड होता है। अर्थ के अंदर में होता है। ठीक है। प्राइमरी वेव्स आर दोज वेव्स विच आर प्रोड्यूस्ड, जो कहां प्रोड्यूस होते हैं? जमीन के सतह के अंदर, मतलब फोकस के पास में जो वेव बनता है वो। अब ये जो जमीन के अंदर जो वेव बनता है, ये दोनों टाइप का बनता है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल। ठीक है। एक जो है वो, इसमें जो वेव्स एक मूव करेगा वो ऐसा वाला भी वेव बनेगा, और एक आगे पीछे वाला भी, टू एंड फ्रो वाला भी, दोनों वेव्स बनते हैं। ठीक है। और ये जो सेकेंडरी वेव है, ये कहां बनता है? अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस नहीं होगा, सरफेस ऑफ अर्थ होगा। ठीक है। यहां पे भी अर्थ का इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ, और ये सरफेस ऑफ अर्थ पे बनता है। ये कहां बनता है? सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर है? अर्थ के सरफेस में बनेगा ये, है ना। तो सेकेंडरी वेव वो वेव है जो डायरेक्टली वहां फोकस पॉइंट पे नहीं बने हैं, वो फोकस पॉइंट पे जो वाइब्रेशन हुआ है उससे जो ऊपर सरफेस में बना है, वो कौन सा वेव है? आपका सेकेंडरी वेव। ठीक, तो ये एस वेव और पी वेव जो लिखा है ना, सॉरी, ये एस वेव और पी वेव वही है, वो प्राथमिक और द्वितीय वेव्स, तरंगे। ठीक, तो ये आपका क्या है? दो टाइप का वेव होता है, सिस्मिक वेव। अब ये सिस्मिक वेव बनते हैं, तो सिस्मिक वेव बनने से होता क्या है? वो वेव्स का पता कैसे चलता है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे जानते हैं? तो अर्थ क्वेक को नापने के लिए जो यूज होता है वो क्या होता है? रिचटर स्केल। एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है डिवाइस, डिवाइस नहीं बोलेंगे, सिलेंड्रिकल शेप का ढांचा बनाते हैं और उसके ऊपर में पेपर लगा के रखते हैं। ठीक है, वो सिलेंड्रिकल शेप में रोलिंग वाले जैसा, ठीक है, टिश्यू पेपर जैसा, और उसके ऊपर में एक पेंसिल टाइप का लटका हुआ रहता है। तो जैसे जैसे वाइब्रेट करता है ना अर्थ, वो पेंसिल का मूवमेंट वैसा होता है, और वो फिर ना वो उसके ऊपर में ग्राफ बनाता है। जितना बड़ा ग्राफ बनेगा मतलब उतना ज्यादा ही उसका मैग्नीट्यूड है। तो वो जो डिवाइस है ना, जो अर्थक्वेक को नापता है, भूकंप को नापता है, उसको बोलते हैं रिच्टर स्केल। किसने बनाया था इसको? चार्लेस फ्रेंचिस रिच्टर ने। कब? 1935 में। चार्ली फ्रेंचिस रिच्टर। ठीक है, सरनेम से समझ आ जाएगा, वैसे आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, डेट नहीं पूछता है जनरली, 1935 है, लेकिन ठीक है फिर भी अगर आपको ऐसे याद रखना है तो। अब इसका देखो ये प्रभाव है, वैसे तो ये पूछेगा नहीं, लेकिन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेपर में बताते हैं हम लोग, मतलब पेपर मतलब सब्जेक्ट पढ़ाते तब बताते ही हैं, हो सकता है आपको पूछ भी दे, तो हम देख लेते हैं। अगर रिच्टर स्केल में मैग्नीट्यूड जो है वो 2 से कम है, किससे कम है? 2 से कम, तो बहुत छोटा क्या है उसका इफेक्ट, मतलब बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही छोटा, महसूस ही नहीं होगा आपको। 2 से कम वाले, 2 से 3.9 के बीच में अगर है तो माइनर है, मतलब एकदम हल्का सा फील होगा, हल्का सा झटका फील होगा, एकदम हल्का होगी। ठीक है, ना के बराबर। उसके बाद 4 से 4.9 है तो शेकिंग, मतलब लाइट है ये, और ऑब्जेक्ट का हिलना आपको दिखेगा। ठीक है, किसका हिलना दिखेगा? ऑब्जेक्ट, मतलब ग्लास रखा है, थोड़ा सा टेबल वेबल में रखा रहता है तो हिलता ही नहीं है, वो मूवीज में दिखाता है। तो वो आपको 4 से 4.9 मतलब 5 तक में आपको ये दिखेगा। फिर मॉडरेट वाले में आपको 5 से 6 वाले में आपको
बिल्डिंग डैमेज होता दिखेगा, मतलब इमारतों में थोड़ा थोड़ा क्रैक आ जाएगा, ठीक है, बिल्डिंग में कुछ कुछ जो है फ्लोर गिर जाएंगे, मतलब फ्लोर तो नहीं लेकिन बोल सकते हैं कि उसमें क्रैक्स आ जाएगा, कुछ उसके पार्ट टूट जाएंगे, ऐसे टाइप से, ठीक। फिर 6 से 7 में, 6 से 6.9 मतलब 7 तक में आपका स्ट्रांग रहता है, ठीक। और वो पॉपुलेटेड एरिया को पूरा डिस्ट्रैक्ट कर देता है, मतलब आबादी वाले क्षेत्र में क्या हो जाता है, वो पूरा तहस नहस हो जाता है, विनाश हो जाता है उसका, मतलब बिल्डिंग्स गिर जाते हैं, रोड्स क्रैक हो जाते हैं, ये सब होता है, ठीक है। विनाश मतलब गुजरात में जो आया था, ठीक है, अभी दिल्ली में भी एक दो बार, गुड़गांव और दिल्ली में भी ऐसा आया हुआ था, एक बार ऐसा हुआ था अभी कि वो क्या बोलते हैं पूरे छत्तीसगढ़ तक फील हुआ था, जो अर्थक्वेक आया था वो, ठीक है, दुर्ग भिलाई तक में आपको वाइब्रेशन फील हुआ था अर्थक्वेक का। तो मैग्नीट्यूड ज्यादा रहता है तो होता है, ठीक है। और ये 7 से 8 के बीच में ये बहुत सीरियस डैमेज कॉज करता है, ये जापान अपान में आता है ऐसा वाला, पूरा पूरा आबादी ही तहस नहस कर देता है पूरा, ठीक है, समझ आए। और अगर इससे ज्यादा आता है भूकंप तो फिर तो ऐसा है कि वो पूरा सिटी ही डैमेज हो जाएगा, पूरा एरिया ही क्या हो जाएगा, हो सकता है जमीन खिसक जाए। कभी कभी ऐसा होता है, आप मेरे को फॉरेन का एक जगह है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, बट वो इतना ज्यादा बड़ा अर्थक्वेक आया हुआ था कि अभी उसमें ऐसे बड़ा सा क्या हो गया, गैप आ गया है, दो जमीन के, मतलब जमीन के हिस्से हो गए हैं दो, बीच में बहुत बड़ा गैप है, एकदम खाई टाइप का, इतना बड़ा डैमेज कॉज करता है वो, ठीक है। उसको रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है, वो बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला आया था, तो ये मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग उसका क्या है, डिस्ट्रक्शन है, ठीक है। अभी इसका कॉज और इफेक्ट क्या है, मतलब किस किस कारण से होते हैं और क्या क्या उसका प्रभाव है। तो सबसे पहले कॉज क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराना। जमीन के नीचे में जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो आपका धीरे धीरे मूव करते रहते हैं, आपने देखा है कि कॉन्टिनेंट्स भी इसीलिए बने, 7 कॉन्टिनेंट, और आगे जाके बोलते हैं कि एशिया भी ब्रेक हो जाएगा, अफ्रीका से जाके जुड़ जाएगा इंडिया, ऐसा बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण। तो टेक्टोनिक प्लेट्स जब टकराते हैं ना एक दूसरे से, गतिविधि होते रहता है उन लोग का, टकराते हैं, तो टकराने से फिर अर्थक्वेक आता है, जमीन के नीचे टकराते हैं तो। दूसरा वॉल्केनिक एक्टिविटी, वो जो आपका क्या है, नीचे में जो आपका वॉल सब चीज लावा के फॉर्म में है, ठीक है, सेमी लिक्विड के फॉर्म में, वो पिघले हुए हाई टेम्परेचर में रहते हैं एकदम ज्यादा, तो वो उसका जो भाप है ना वो ऊपर की तरफ उठता है, इतना ज्यादा टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में है तो ऑब्वियस बात है भाप बनाएगा, भाप बनाएगा तो ऊपर के जो सतह है ना उसको गर्म कर देते हैं और उसके कारण उसका मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट होने के कारण ना फिर अर्थक्वेक आता है, ठीक है। मतलब भाप आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें क्या होगा, वो वीक हो जाएगा, वीक होगा तो उसका मूवमेंट होगा, खिसकेगा वो, तो ये वॉल्केनिक एक्टिविटी होने के कारण। तीसरा फॉल्टिंग इन अर्थक्वेक, मतलब क्या, में उसमें गैप आ जाना, किसमें, अर्थ के क्रस्ट में, नीचे जमीन में, ठीक है, कुछ कुछ मतलब कहीं पे रहता है ना कि दीवार के अंदर ही छेद हो जाते हैं या क्रैक रहते हैं अंदर में, तो वो एक टाइम के बाद गिर जाते हैं अपने आप, तो वो वैसे ही फॉल्ट रहना, ठीक है। फिर ये ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, माइनिंग बहुत ज्यादा, ब्लास्टिंग करते हैं जमीन के अंदर, आप देखे हो कोल माइन में कितने गहरे तक जाते हैं, प्लस वहां ब्लास्टिंग करते हैं, तो ये ब्लास्टिंग के कारण भी क्या होता है, सरफेस जो है डैमेज होता है, सरफेस जो डैमेज होता है तो उसके कारण नीचे मूवमेंट ज्यादा होता है फिर, ठीक है, और वो फिर अर्थक्वेक को कॉज करता है। लास्ट ये रिजर्वायर इंड्यूस सेस्मिसिटी, ठीक है, मतलब क्या, वो आपका जो ग्राउंड वाटर के लिए हम लोग बहुत सारा क्या लगा के रखते हैं, पाइप लगा के रखते हैं ना, तो वो भी क्या करता है हमारे इन्वायरमेंट को, मतलब हमारे जमीन का जो पकड़ है उसको डिस्टर्ब करता है और उसके कारण भी अर्थक्वेक आने के चांसेस रहते हैं, तो ये कारण है। उससे होता क्या है, बिल्डिंग कोलैप्स होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, सुनामी आता है अंडर वाटर अर्थक्वेक के कारण, ठीक है, लैंडस्लाइड और एवलांचेस होते हैं, मतलब भूखलन और हिमखलन होता है, ठीक है। ये किधर साइड में होता है, हिमाचल साइड में होता है कि बर्फ पूरा पिघल के नहीं तो बर्फ का पूरा क्या एक ढेर ही नीचे आते जाता है, पूरा खिसक जाता है, दिखाया गया है ऐसा, है ना। भूखलन भी होता है, लैंडस्लाइड, पूरा एक पहाड़ का पूरा हिस्सा बह के आ जाता है, देखे हो आप रोड में, पूरा वीडियोस आजकल इंस्टाग्राम में ये सब में बहुत वायरल होते हैं, देखे हो बहुत ज्यादा, है ना। तो अर्थक्वेक का ही कारण है। फायर आउटब्रेक होता है ड्यू टू गैस लीक, जमीन के अंदर से जो गैस लीक होता है उससे भी होता है। और ये लॉस ऑफ लाइफ और इकोनॉमिक डैमेज, ये तो बट ऑब्वियस कारण है, बिल्डिंग कोलैप्स होंगे, ये सब होगा तो
लोग मरेंगे और वहां का इकोनॉमी भी क्या होगा, डैमेज होगा। जापान लेकिन बहुत अच्छा है इस केस में कि हर साल अर्थक्वेक आता है लेकिन हर साल वो लोग रिकवर कर जाते हैं। इंडिया में ऐसा होता तो क्या ही बात थी, मतलब अर्थक्वेक आने वाला नहीं, इतना जल्दी रिकवर कर जाना इकोनॉमी से रिलेटेड। ठीक है, अब आते हैं किस पे, साइक्लोन पे। ये तो था पूरा अर्थक्वेक के बारे में। अब आते हैं साइक्लोन के बारे में कि साइक्लोन क्या है, चक्रवात क्या है, चक्रवात कब बनता है। तो साइक्लोन कब बनता है, जब आपका अर्थ के सरफेस से वाटर इवापोरेट होता है। ठीक है, हॉट एयर ऊपर जाएंगे तो वाटर वेपर्स के फॉर्म में एयर के साथ ऊपर जाएंगे तो नीचे में लो प्रेशर क्रिएट होता है। और वो नीचे जब लो प्रेशर क्रिएट होता है तो ऑब्वियसली बात है उसका जगह लेने के लिए, वो एयर गर्म हवा ऊपर गया ना तो उसका जगह लेने के लिए कोई ना कोई तो आएगा। तो वहां पे एयर रश करते हैं लो प्रेशर में, कौन से वाले, कोल्ड एयर। वो जो वहां पे रश करते हैं ना तो वो एक चक्र बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, चक्र बना लेते हैं गोल सा, उसी को हम लोग चक्रवात बोलते हैं। तो ये एयर मास है, लार्ज एयर मास है, जो क्या करता है, रोटेट होता है अराउंड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो कब आता है, जब आपका हाई टेम्परेचर के कारण वहां का जो एयर है, हॉट एयर, वो इवापोरेट होगा, ऊपर उठेगा वेपर्स के फॉर्म में या फिर हॉट एयर के फॉर्म में। तो हॉट एयर के फॉर्म में वो जाएगा तो उसके जगह पे कोल्ड एयर लेने के लिए आएंगे जगह, और वहां पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होने के कारण कोल्ड एयर जब आएंगे तो वो एक क्या सर्कुलर फॉर्म कर लेते हैं, तो बीच में वो गोल सा एक बना लेते हैं, तो वही चक्रवात कहलाता है। ठीक है, फिर वो इतना ऊपर तक होता है जहां तक वो एयर इवापोरेट हुआ है, तो वो क्लाउड तक भी पहुंच जाता है। ठीक, बड़े बड़े समुद्र के आसपास में तो और ज्यादा वो पूरे आसमान को छूता हुआ दिखता है ना, तो वो वही चक्रवात है। ठीक, यहाँ पे तो छोटे छोटे बनते हैं एकदम, लेकिन समुद्र के पास में बहुत बड़े बड़े चक्रवात बनते हैं, और ये चक्रवात बनने के कारण ही फिर वो समुद्र के आसपास बनते हैं। तो समुद्र से सटे हुए जो जगह है वहां पे वो इसी चक्रवात के कारण क्या होता है, फिर बारिश होता है, और उसी चक्रवात के कारण समुद्र के पास बसे हुए जगह और उसके और आसपास में बसे हुए जगह में बारिश होता है। आप देखे हो कि गर्मी के टाइम में बीच में 2-4 दिन से बारिश हो जाता है, कहां से, मानसून सीजन थोड़ी ना है, वही चक्रवाती प्रभाव है वो। ठीक है, अल नीनो ऐसा टाइप का सुने होंगे आप। तो ये 3 टाइप के साइक्लोन है इसमें। ठीक है, एक है ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरा है टेम्परेचर साइक्लोन, और तीसरा है एंटी क्या साइक्लोन। ठीक, मतलब ट्रॉपिकल मतलब होता है आपका जहां पे वार्म ओशन वाला, मतलब ये जो अर्थ के बीच वाला हिस्सा, कहने का मतलब इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच वाला हिस्सा, जहां पे वार्म ओशन वाटर का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, ज्यादा या उसके बराबर होगा। ठीक है, वो वाले में तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो उसके कारण विंड का स्पीड जो है वो बढ़ जाता है। विंड का स्पीड बढ़ता है तो चक्रवात बनता है। तो ये एरिया में जो बनते हैं वो कौन कौन से हैं, कॉमन, हरिकेन, टाइकून, फिर साइक्लोन, इंडियन ओशन में साइक्लोन बोलते हैं उसको, तो ये उसके कारण बनता है। ठीक है, 2 कारण है, ये याद रखेंगे आप लोग ट्रॉपिकल वाले के लिए। क्या कि ओशन करंट जो है, ओशन का वाटर का करंट जो है उसका टेम्परेचर कितना होगा, 26 डिग्री से सेल्सियस से ज्यादा, उसके कारण वाटर का जो एयर का जो विंड का स्पीड है वो कितना हो जाता है, 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहते हैं लो प्रेशर वाले रीजन में। ठीक है, दूसरा जो है वो टेम्परेचर साइक्लोन है। ये टेम्परेचर साइक्लोन क्या होता है, ये जो है वो पोलार फ्रंट में फॉर्म होते हैं, मतलब ऊपर नीचे। ठीक है, ऊपर और नीचे वाले हिस्से में। ठीक, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल मतलब ऊपर ट्रॉपिकल रीजन के जस्ट ऊपर में फॉर्म होते हैं, और ये लैटिट्यूड जो मिड लैटिट्यूड है ना, बीच वाले, उसमें ज्यादा फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये ट्रॉपिकल वाले से कम क्या रहते हैं, इंटेंस रहते हैं, इनका इंटेंसिटी ज्यादा नहीं रहता है, इनसे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाले यही रहते हैं, ट्रॉपिकल वाले। ठीक, फिर ये एंटी साइक्लोन, ये हाई प्रेशर सिस्टम होता है, ये इसमें विंड स्पाइरल आउटवर्ड की तरफ जाते हैं, बाहर की तरफ। ठीक है, और साफ, इसमें साफ आपका आसमान रहता है उस टाइम पे बनता ही है, स्टेबल वेदर रहता है तब। ठीक है, साइक्लोन का जस्ट अपोजिट एंटी साइक्लोन। ठीक, अब आते हैं किसमें, साइक्लोन के फॉर्मेशन में। तो ये स्टेप्स हैं उसके, अगर आपको पूछता है कैसे सीक्वेंस में पूछता है कि साइक्लोन के फॉर्मेशन का स्टेप कैसे, जैसे हमने प्लगिंग का देखा हुआ था,
प्लगिंग क्या बोलता हूँ, एग्रीकल्चर का की स्टेप्स क्या क्या होते हैं। साइक्लोन फॉर्मेशन का भी स्टेप पूछ सकता है, पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले गर्म समुद्री जल जो है वो इवापोरेट होते हैं, ठीक है, उष्म के रूप में बाहर जाते हैं, ठीक है, ये इवापोरेट होते हैं, वार्म ओशन वाटर इवापोरेट होंगे। इवापोरेट होके वहां पे जो ऊपर जा रहे हैं एयर, वो लो प्रेशर रीजन क्रिएट करते हैं। उठती हुई हवा मतलब वो गर्म हवा जो है वो निम्न दबाव बनाती है। कहां, नीचे, जहां से वो उठ रहे हैं वहां उस रीजन में वो क्या बनाते हैं, लो प्रेशर क्रिएट करते हैं। लो प्रेशर क्रिएट करने के कारण उसके आसपास में, सराउंडिंग में, उसके सराउंडिंग में मतलब आसपास में जितने भी हवा है वो क्या करते हैं, रश करते हैं, ठीक है, तुरंत उसकी तरफ। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोरोलिस, कोरोलिस, ठीक है। तो वो रश करता है, और रश करता है तो वो एक सर्कुलर फॉर्म में मूव करने लगता है, तो वही जो है क्लाउड और थंडर फॉर्म करता है, वही चक्रवात बनता है, ठीक है। और ऐसे करके पूरे उसका साइक्लोन का फॉर्मेशन हो जाता है, बीच में उसका आई रहता है, समझ आ रहा है, सेंटर में आई ऑफ साइक्लोन बोलते हैं उसको। तो ये उसका क्या है, स्टेप्स हैं, ऐसे बनते हैं, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने नॉर्मली ऐसे डाल दिया था, ठीक है। ये स्केल है जो आपको बताता है कि न्यूनतम है साइक्लोन कितना ज्यादा है। जैसे अर्थक्वेक का देखा ना हमने स्केल, वैसे ये आपका साइक्लोन का स्केल है, कैट 1, कैट 2, कैट 5। तो अगर कैट 3 तक है तो वो एक्सटेंसिव में आता है, 178 से 208 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो साइक्लोन है, तो एक्सटेंसिव में। और ये बहुत क्या करता है, मतलब उड़ीसा में आया हुआ है ना। वो पूरा उड़ीसा का जो बॉर्डर, मतलब बॉर्डर बोलता हूँ, उड़ीसा का जो तट है उसमें आया हुआ था बहुत दिन तक। पूरे पेड़ वेड़, पूरे घर वर उड़ तो नहीं